पिछली बार ब्राजील के अंदर हो रही थी ब्रिक्स समिट और उस ब्रिक्स समिट के अंदर लूला अध्यक्षता कर रहे थे और उस समिट में पुतिन को जाना था। लेकिन उस समय आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, इनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था। ऐसे में पुतिन जाना छोड़ दिए। शी जिनपिंग भी नहीं गए, कहे कि हमारी व्यस्तताएं हैं। तो ब्रिक्स में ये दोनों लीडर नहीं पहुंचे, भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे थे। इन दोनों ने अपनी तरफ से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, किसी ने प्रधानमंत्री को तो किसी ने विदेश मंत्री को भेज दिया था। ये बीते साल 2025 की तस्वीर है। इस साल भारत अध्यक्षता कर रहा है ब्रिक्स की। तो भारत अध्यक्षता कर रहा है तो भारत से मिलने के लिए तमाम राष्ट्र अध्यक्ष भारत आएंगे। तो जब ये भारत आएंगे तो वो तारीख 12-13 सितंबर 2026 होगी। जब भी ये राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो केवल ये फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं आते हैं। इस दौरान तमाम राष्ट्राध्यक्षों से पहले ही उनके जितने भी विभाग हैं, फाइनेंस है, डिफेंस है, रक्षा, एनएसएज हैं, कल्चरल मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ये सभी लोग साल भर मिलते रहते हैं सो दैट जब ये लोग आए तो अगर किसी एग्रीमेंट पर साइन होना हो तो फाइनल हस्ताक्षर हो जाए। वो लोग साल भर में चक्कर काटते रहते हैं। जैसे अभी भी जब ये मीटिंग सितंबर में होगी, उससे पहले भी हमारे देश में एनएसए लेवल की बैठकें हो चुकी हैं, फॉरेन मिनिस्टर लेवल की बैठक हो चुकी है, कल्चर मिनिस्टर की हो चुकी है, कमर्स मिनिस्टर्स की हो चुकी है, सब लोग मीटिंग्स कर चुके हैं। ठीक है, तो अब सभी ये लोग इस साल भारत में होंगे। लेकिन चर्चा इस बात की, क्या पुतिन और शी जिनपिंग आएंगे? जहां तक बात हो आईसीसी अरेस्ट वारंट की, तो भारत आईसीसी मेंबर है नहीं, तो पुतिन को यहां पे टेंशन तो है नहीं कि उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन क्या शी जिनपिंग आएंगे? क्योंकि गलवान वैली इंसिडेंट के बाद से लेके अब तक शी जिनपिंग भारत नहीं आए, 2019 के बाद से। तो ऐसे में क्या शी जिनपिंग भारत आएंगे? क्या भारत और चाइना के संबंध इतने अच्छे हैं कि शी जिनपिंग भारत आएंगे? क्योंकि एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी चाइना गए थे, तो हो सकता है शी जिनपिंग इसीलिए आ जाए। तो ये तमाम सवाल हैं कि 12-13 सितंबर को ये लोग आएंगे या नहीं। इन राष्ट्राध्यक्षों का आना तय होता है उस देश के साथ, उनके पर्सनल बिहेवियर के साथ, कि उनका आपस में कैसा चल रहा है। तो न्यूज तो चलने लगी बीते महीने से कि लाइकली टू विजिट, कि ये लोग आ जाएंगे आ जाएंगे, चर्चाएं होने लगी। इस समय पर जब ये लोग आएंगे तो उस समय क्या क्या बातें होंगी, इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि ये तस्वीर फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठकों की है जो आप यहां पर देख रहे हैं। अब तक की बैठकों में जयपुर के अंदर, गुरुग्राम में, नई दिल्ली में, भोपाल में ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा से जुड़े हुए कई उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हो चुकी हैं। ये तमाम तस्वीरें हैं, यानी कि ये लोग जब आएंगे तब इन विषयों पर आपस में बातचीत करेंगे। हम अपने स्तर पर सब लोग तैयारी कर रहे हैं कि हमारे देश में ये सब लोग आए। ताजा ताजा पीयूष गोयल जी ने भी अभी जयपुर के अंदर कॉमर्स मिनिस्टर्स की, ट्रेड मिनिस्टर्स की बैठक आयोजित की, जिसमें बैठ करके ब्रिक्स से रिलेटेड बातें की गई। लेकिन फिर वही सवाल कि साहब, क्या हमने इनके साथ वो व्यवहार रखा है कि ये लोग आए? तो देखिए, रूस भारत का भले ही मित्र हो, लेकिन इन दिनों वो कई तरह की परेशानियों से गुजर रहा है। आप सभी के पास ये सूचना तो होगी ही कि लिंडसे ग्राहम जब से मरे हैं, तब से लिंडसे ग्राहम को लेकर अमेरिका में एक बड़ी प्रकार की यूनिटी हो गई है। अमेरिका में 80% सांसदों ने सीनेट में लिंडसे ग्राहम द्वारा प्रपोज्ड बिल के ऊपर साइन कर दिया है। बिल पास हो गया है। लगभग 86 सांसद उसके पक्ष में थे। क्या बिल था? कि अगर रूस से व्यापार करोगे तो 100% टैरिफ पाओगे। सीनेट ने पारित कर दिया तो लीडर ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर इनका दूसरा जो लोकसभा सदन है जो अमेरिका का, वो भी पास कर ही देगा, रिप्रेजेंटेटिव सदन जो है। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति तो साइन कर ही देंगे। तो इस समय पुतिन के साथ में माहौल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठीक नहीं चल रहा है। किस स्तर का? कि पुतिन से व्यापार करने वाले, रूस से व्यापार करने वाले देशों पर अमेरिका 100% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। जहां एक और रूस यूक्रेन से जंग में पिछड़ रहा है, यानी कि इतने दिन तक जंग उसने भी नहीं सोची थी कि यूक्रेन से करनी पड़ेगी। आए दिन जो उसको जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, उसका असर अब उसकी इकोनॉमी पर दिखने लगा है। रूस के जहाज ब्लैक सी के अंदर आए दिन यूक्रेन द्वारा निशाना बनाए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी हेडलाइंस में यह चीज सुनने को मिल रही है कि रूस बैकफुट पर है, और ऐसे में आने वाले समय में अगर प्रतिबंध और लग गए तो रूस का भारत के साथ आना वेस्टेज ही होगा। अभी तक जितनी भी बातचीत रूस और यूक्रेन के बीच समझौते को लेकर हुई है, लगता है कि अमेरिका चाहता ही नहीं है कि इनके बीच शांति हो। कारण, रूस टूट रहा है, श्रिंक हो रहा है। 3% से ज्यादा जीडीपी, 0.3% इनकी जीडीपी जनवरी से लेकर मार्च के बीच में गिर चुकी है। जीडीपी की ग्रोथ रेट अगर आप देखें तो जहां पहले युद्ध के बाद में जीडीपी के अंदर ग्रोथ देखी जा रही थी, रूस तेल बेच करके लाभ कमा रहा था, अब वो डिक्लाइनिंग फेज में आ चुका है। अमेरिका जिस प्रकार से आक्रामक हुआ है कि इन्हें युद्ध में उलझाए रखो, इनके डिफेंस खर्च बढ़ने दो, इनकी तरक्की को रोक दो, इनके व्यापार को रोक दो, उसका असर फर्स्ट क्वार्टर में ही 2026 के अंदर दिखाई देगा, जब रूस की जीडीपी नीचे गिरते हुए दिखाई दी। आप मिलिट्री स्पेंडिंग्स अगर देखेंगे तो इनकी लगातार बढ़ती चली जा रही है और इनकी जीडीपी घट रही है। ऐसे में रूस फाइनेंशियल क्रंच में है।
और आने वाले समय में अगर प्रतिबंध लग गए और भारत जैसे देश उनसे सामान खरीदना बंद कर दिए तो निश्चित ही ये चुनौती बनेगा। अब दूसरा पॉइंट देखिए, असल में दुनिया के जितने भी देश, मैंने आपको पहले भी कहा है, दुनिया के लगभग 60% ट्रेड अमेरिकी डॉलर में होते हैं और डॉलर का डोमिनेंस अमेरिका बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करता है। कहते हैं कि ये जो गल्फ वॉर हुई वो भी केवल इसीलिए थी कि कहीं ना कहीं सऊदी के साथ पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट खत्म हो रहा था, तो उन्हें लगने लगा था कि अब हम तेल किसी भी करेंसी में बेच लेंगे तो लोग तुम्हें इतना कष्ट देंगे कि तुम डॉलर के अलावा कहीं शरण नहीं लोगे। खैर जो भी है, कॉन्स्पिरेसी बाद में डिकोड होती रहेंगी। फिलहाल के लिए डॉलर डोमिनेंस पर आते हैं। 2024 का दौर था जब बाइडेन जा रहे थे और बाइडेन के साथ में अमेरिका थोड़ा कमजोर दिख रहा था। उस समय ब्रिक्स देशों के नाम पर एक चर्चा होने लगी कि ये ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर के एक ब्रिक्स करेंसी बना रहे हैं। ब्रिक्स करेंसी बोले तो जो इन देशों के अंदर एक्सचेंज करेंसी के रूप में काम आएगी और इन देशों से अगर कोई और व्यापार करेगा तो वो भी ब्रिक्स करेंसी यूज कर सकेंगे। ये चर्चा चलने लगी, पुतिन के हाथ में ब्रिक्स करेंसी दिखाई गई। इस बात को देखते हुए ट्रंप जब चुनाव ही लड़ रहे थे उस समय कह दिए कि अगर गलती से कोई ब्रिक्स करेंसी का विचार कर लिया तो 500% टैरिफ लगाऊंगा अगर राष्ट्रपति बन गया। और ट्रंप राष्ट्रपति बन गए और वो तब से इस बात को लेकर के अब तक जिद में है कि अगर किसी ने ब्रिक्स करेंसी या डी डॉलराइजेशन की चर्चा कर दी, यानी डॉलर हटाकर के ब्रिक्स करेंसी लाने की बात कर दी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ट्रंप ने फिलहाल 100% टैरिफ ब्रिक्स करेंसीज पर, ब्रिक्स देशों पर इसलिए लगाने की धमकी दी कि यदि तुमने डॉलर हटाने की बात की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं। कुल मिलाकर यह तय है कि डॉलर हटाने का ट्रंप का, सॉरी, जो पुतिन का सपना है उसको भी चुनौती मिली। ब्रिक्स करेंसी अपने आप में एक ऐसा विषय है जिस पर भारत भी बड़ा संजीदा है कि अगर गलती से हां बोल दिया तो पता चले इसका कोई और मायना निकल के आ जाए। ऐसे में भारत ने साफ कहा है कि हम डी डॉलराइजेशन के पक्ष में नहीं है, हम डॉलर को नहीं हटाना चाहते। ये परसों की बात है, हमारे मंत्री जी ने, पीयूष गोयल जी ने साफ कहा कि हम डी डॉलराइजेशन के पक्ष में नहीं है, या कहिए तो ब्रिक्स करेंसी के समर्थन में नहीं है। ये बात जब आप सुनेंगे तो ऐसे में इसका संदेश क्या जाएगा कि जब मंतव्य रूस का यह है कि डी डॉलराइजेशन हो, ब्रिक्स करेंसी चले, उस समय आप उनके आने से पहले ही कह दे रहे हो कि नहीं साहब, ब्रिक्स करेंसी के पक्ष में हम नहीं हैं। तो जब आप ब्रिक्स की बैठक में ब्रिक्स करेंसी जैसे विषय को आउटराइटली डिनाई कर दे रहे हैं, हो सकता है कि यह बात केवल चर्चा के स्तर पर ही रही हो, लेकिन यह कहीं ना कहीं इस चर्चा में अमेरिकी इन्फ्लुएंस को दिखाती है कि अमेरिका चाहता ही नहीं है कि ऐसी बातें हो, और अगर ऐसी बातें ना हो तो भारत की तरफ से यह बयान दे दिया गया कि हम तो चर्चा में ही नहीं है इस बात के, भारत अध्यक्षता कर रहा है इस बार। और जब आप ऐसा बोलते हैं तो संभावनाएं घट जाती हैं कि पुतिन आने के बारे में विचार करेंगे। आज दुनिया भर के जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनका अधिकांश पेमेंट चाइनीज युआन में हो रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप देखें तो भारत का जो व्यापार ब्रिक्स करेंसीज कंट्रीज के साथ है वो बड़े नंबर पर हो रहा है। आपके सामने अगर मैं फैक्ट फिगर बताऊं तो हम लोग ब्रिक्स कंट्रीज में टोटल ट्रेड, चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट में, रूस के साथ ट्रेड डेफिसिट में, यूएई के साथ ट्रेड डेफिसिट में, सऊदी के साथ ट्रेड डेफिसिट में, इवन इंडोनेशिया जिससे गाड़ियों का तेल नहीं अपने लिए तेल मंगाते हैं, हम पाम ऑयल मंगाते हैं, उससे भी हम ट्रेड डेफिसिट में हैं। एक साउथ अफ्रीका है उसके साथ भी ट्रेड डेफिसिट में है। इकलौता ब्राजील कंट्री जिससे $1 बिलियन के फायदे में रहते हैं। हम ब्रिक्स कंट्रीज में होकर के भी नुकसान में हैं। हमको डॉलर जो कमा के लाना होता है वो इनको ही देना होता है, फिर भी हमने आगे से निकलकर आगे से कहा कि हम डॉलर के पक्ष में हैं, हम ब्रिक्स करेंसीज के पक्ष में नहीं है। ऐसे में भारत का यह बयान एक प्रकार के दबाव को दिखाता है कि आप ट्रेड घाटे में होते हुए भी आपको तो फायदा होता अगर ब्रिक्स करेंसी आती, आपको रुपये में पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता, ब्रिक्स करेंसीज आपस में कुछ ना कुछ ऑप्शंस लेकर आती, लेकिन आप डॉलर डोमिनेंस के साथ चले रहे। ये अपने आप में भविष्य के अंदर अमेरिकी प्रभाव को बचाने का तरीका दिखता है। खैर जो भी है, भारत के लिए अपने आप में एक बड़ा इशू है और भारत कहीं ना कहीं अमेरिका को अभी भी बैलेंस करने के प्रयास में लगा हुआ है, ऐसा लगता है। सऊदी अरब खुद ब्रिक्स मेंबर बनने से डर गया क्योंकि उसने कहा कि साहब क्या पता मेरे ऊपर टैरिफ लग जाए, वो इससे बाहर निकल लिया। जो भी है, आने वाले समय में इस पर चर्चा होती रहेगी। इससे एक बात तो समझ में आती है कि कहीं ना कहीं भारत बैलेंस की नीति अपनाने का अभी भी प्रयास कर रहा है। ऐसे में ही जब आप ब्रिक्स की तैयारी कर रहे हो और जेडी वेंस का कॉल प्रधानमंत्री के पास आ जाए, ये हेडलाइन बनती है कि जेडी वेंस का कॉल आया था साहब प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बताया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से जानकारी निकल कर आई कि जेडी वेंस साहब का कॉल रिसीव हुआ था, प्रधानमंत्री ने उनके जो नया बच्चा हुआ है उसको बधाई दी है साहब। तो इस तरह की बातें चल रही है। ये दर्शाता है कि भारत कहीं ना कहीं नो रिस्क जोन में चल रहा है, अमेरिका के साथ ट्रेड डील को फाइनल करने में चल रहा है। टेंशन ये है कि रूस के प्रेम के चलते वो 100% लिंडसे वाला जो बिल है वो ना आ जाए, वो हमको और एडिशनल टैरिफ देकर जाएगा। तो भाई इनका तो मुझको डाउटफुल मामला लगता है। अब इनकी बात कर लेते हैं, क्या ये आएंगे? तो देखिए, भारत और चीन के बीच में व्यापार तो बढ़िया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर कहीं ना कहीं क्राइसिस मचा हुआ है, ये आप भी जानते हैं। भारत चीन के बॉर्डर्स वेस्टर्न कॉरिडोर सेक्टर पर, सेंट्रल सेक्टर पर और ईस्टर्न सेक्टर पर हम लोगों के बीच में विवाद बना हुआ है। ऐसे में जहां एक और गलवान वैली इंसिडेंट भारत और चाइना के बीच में एक बहुत ही हीटेड पॉइंट रहा है,
2021 के अंदर भारत के खिलाफ चाइना ने बढ़ते हुए ईस्टर्न सेक्टर में 15 जगहों के नाम अरुणाचल प्रदेश में अपनी तरफ से बदल दिए। मतलब समझिए कि जहां एक और हम यहां पर तो इनके साथ गलवान वाला मामला लड़ ही रहे हैं, ये जो पूर्वी एरिया है ना अरुणाचल प्रदेश वाला, इस अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया को चाइना अपना मानता है। चाइना मानता है कि जो तिब्बत का क्षेत्र है जिसके ऊपर चाइना का कब्जा है, उस तिब्बत का ही क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश है और भारत उस अरुणाचल प्रदेश को अपना मानकर बैठा है। चीन कहता है कि वो मेरा जेनेंग रीजन है, जेनेंग इनके क्षेत्र का नाम है, और बोले ये क्षेत्र मेरा है, भारत का जबरन इस पर कब्जा है। ये चाइना का अपना स्टैंड है। अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने के चलते लगातार कई सालों से चाइना इन क्षेत्रों को रीनेम करता रहता है, कुछ जगहों के नाम बदलता रहता है। जैसे 2021 के अंदर अगर आप देखें तो चाइना ने 15 जगहों के नाम बदले, 2023 में देखें तो 11 जगहों के नाम बदले अरुणाचल प्रदेश के, 2024 में उसने फिर से नाम बदल दिए। भारत की तरफ से फिर इसका मना किया गया कि नहीं साहब, हम इन चीजों का बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक पूरी लिस्ट निकल कर आती है, 17, 21, 23, 24, 25, हर बार वो अरुणाचल प्रदेश में किसी ना किसी जगह का नाम बदल देता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ, नाम बदलने से कैसे फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता है, आप सुर्खियों में आते हैं, आप एक साइकोलॉजिकल बर्डन देते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की इन जगहों को चाइना इस नाम से जानता है। आप पूछेंगे इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क यह पड़ता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके दिमाग में दबाव आने लगता है कि ये चक्कर क्या है किसके पास? अरुणाचल प्रदेश। कब्जा भारत का है, भारत का अभिन्न हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। चीन इस तकनीक को अपना करके भारत के साथ आए दिन इस प्रकार की टसलबाजी करता है। इस बार भारत ने रिजेक्ट का गेम छोड़ते हुए खुद से एक काम और कर दिया। क्या कर दिया? हमने अपनी तरफ से यहां के अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों के नाम खुद से बदल दिए कि लो बेटा हम बदल रहे हैं। अब ये किस लिए था? ताकि हम भी इस प्रकार की सुर्खियों में बने रहे। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के नाम बदले, अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों के नाम हमने अपनी तरफ से बदलकर एक लिस्ट जारी कर दी कि हम इन जगहों को किस किस नाम से जानेंगे। अपनी तरफ से ज्योति नगर, जसवंतगढ़, रामनगर, तैरित नगर, जयरामपुर, इस प्रकार से हमने यहाँ के नाम रख दिए। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही हमने ये काम किया, उसके बाद में चाइना को मिर्ची लग गई कि तुम ये कैसे कर सकते हो, हम चाहते ही थे कि तुम्हें बुरा लगे। ये जो मैकमोहन लाइन बनी हुई है तिब्बत और भारत के बीच में, तिब्बत चाइना के कब्जे में है और उनका मानना है कि तिब्बत के साथ मैकमोहन के टाइम पर आप लोगों के बीच फैसला हुआ था 1914 के अराउंड। चाइना कहता है कि हम उसे नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? बोले उस समय तिब्बत इंडिपेंडेंट था ही नहीं, उसने फैसला कैसे ले लिया? चाइना का हिस्सा था तिब्बत, हमसे बिना पूछे मैकमोहन लाइन का फैसला कैसे कर लिया? हमने अपना कब्जा 1950 में दुनिया वालों को बता दिया कि तिब्बत हमारा है, तो फैसला तो हम करेंगे कि ये क्षेत्र हमारा है कि किसका है। जबकि भारत के बीच की जो सीमा रेखा है मैकमोहन लाइन, ये तिब्बत के साथ हुआ भारत का समझौता है। तो ऐसे में चाइना तिब्बत को ही नहीं मानता था स्वतंत्र, तो फिर वो कह रहा है वो फैसले लेने के लिए स्वतंत्र कैसे है? इसलिए चाइना लाठी के दम पर अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है और अपना बताते हुए इन सभी क्षेत्रों के समय समय पर नाम बदलता रहता है। यही कारण है कि चाइनीज मीडिया एनी टाइम पर भारत के इस प्रयास को विरोध में उतर जाती है। ताजा ताजा विरोध कल का ही है जब चाइनीज मीडिया इस बात के ऊपर भारत के अंदर तमाम प्रकार की बयानबाजी टिप्पणियां कर रही है। चाइना इसे जैंगनांग करके रीजन के नाम से जानता है और वो लगातार इस क्षेत्र के बारे में दुनिया को बताता रहता है। अब अगले महीने शी जिनपिंग के आने की तैयारी कर रहे हो। एक महीने पहले चाइना और भारत इस बात को लेकर उलझ रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश किसका है। इन सब बातों से एक चीज क्लियर होती है कि रूस और चाइना से रिलेटेड जो मामले भारत में हो रहे हैं वो ऐसे तो हैं कि उनको लेकर के फिलहाल ये तो नहीं कहा जा सकता कि हेल्दी चल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ब्रिक्स समिट में शी जिनपिंग का आना भी मुझे डाउटफुल ही लगता है। आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका एक अलग इंप्रेशन कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर अमेरिकी दबाव सही से काम कर गया तो हो सकता है कि ये दोनों राष्ट्र अध्यक्ष ना आए। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताएं। और बाकी हां, इस तरह के एआई जनित वीडियो बनाना चाहते हैं, इवन प्रॉम्प्ट देने की स्किल सीखना चाहते हैं, केवल प्रॉम्प्ट ही नहीं, प्रॉम्प्ट देते कैसे और तमाम चीजें, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कंटेंट कैसे बनाते हैं, इस तरह की वायरल वीडियोस के लिए प्रॉम्प्ट्स कैसे बनाते हैं, इस तरह का बिल्कुल ह्यूमनली एआई वीडियो कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो पूरी 1 साल की वैधता के साथ मेरा एआई कोर्स आ गया है। और उस एआई कोर्स में अभी 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए 33% प्लस 15% का ऑफर किया जा रहा है। तुरंत जाइए और अपने आप को एनरोल कर लीजिए। डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी और अपने नॉलेज को एनहांस करना शुरू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।